औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। प्रोग्राम इंतखाब में आपका मेज़बान अतर काज़मी आपका खैर मक़दम करता है। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम खुसूसन उन नौजवानों के लिए है कि जो अपने कैरियर में आने वाली दिक्कतें और परेशानियों का सामना करते हैं और उनको 12th करने के बाद समझ में नहीं आता कि वो अपने कैरियर की शुरुआत किस शोबे में करें और कैसे जाएं। हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम हज़रात से जिन्होंने अपने कैरियर में ऊंचाइयों यानी बुलंदियों तक पहुँचे हैं उनसे रूबरू कराते रहें। पिछले एपिसोड में आपने जहाँ तक तमाम प्रोफेसरान से रूबरू हुए हैं और उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाई है, इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक अजीमुश्शान शख्सियत मौजूद है। अगर हम उनका तारुफ़ कराएं तो शायद हमारे पास लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। अदब के अंदाज में देखें तो उन जैसा कोई अदीब नहीं है, ख़िताबत में उन जैसा कोई ख़तीब नहीं है, शायरों की फ़हरिस्त में इनका नाम सबसे बुलंद नज़र आता है। और अगर एकेडमिक में देखें तो ख़ुद वो प्रोफेसर हैं, एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में शोबा उर्दू में हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में। हमारी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब जलालपुरी से। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर अतर काज़मी साहब और हमारे हाज़रीन और नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं अब्बास रज़ा नैयर साहब से बात कर रहा हूँ इस वक्त। ये सफ़र की शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी ख़ुद की ज़बानी अगर शुरुआत की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो अपनी सफ़र की शुरुआत के बारे में हमारे। बहुत शुक्रिया। 4 शाबान की तारीख़ थी, 1976 का ज़माना था, जुमे का सवेरा था, जैसा कि मेरी वालिदैन ने मुझे बताया। जलालपुर की धूल मिट्टी से एक चिराग की शक्ल में मेरी तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू होता है और मैंने मकतब की तालिब इल्म अपने यहाँ मकतब इमामिया जाफ़रिया से हासिल की और मकतब में उर्दू मीडियम से ही मैं आगे बढ़ा और फिर दरस निज़ामी की हैसियत से मैं सुल्तानुल मदारिस में आ गया। लखनऊ में उन दिनों सोने की चिड़िया हमारे हुसैनाबाद में घंटाघर में थी, मगर लोग कहते हैं वो सोने की चिड़िया चांदी के तिनके चुनने के लिए चली गई थी, मगर कुछ आसार अभी गुंबद व दीवार यहाँ बाकी थे। यहाँ के सुल्तानुल मदारिस में मेरा दाखिला हुआ, दरस निज़ामी मैं हासिल करने लगा। लेकिन घरों की जो छोटी छोटी अदबी नशिस्तें हैं, जो महफ़िलें हैं, जो हमारी मजलिसें हैं, इस फ़र्श अज़ा ने मेरी तरबियत की और उससे थोड़ा बहुत लहजा और थोड़ी बहुत ज़बान और शिस्तगी और शाइस्तगी मुझ जैसे कुंदे नातराश हेच मदां पम्बदहाँ के हिस्से में भी आ गई। और फिर मैंने यहीं सुल्तानुल मदारिस से सदरुल फ़ाज़िल किया और फिर मदरसतुल वाइज़िनों में दाखिल हुआ। लेकिन मुझे मेरी खाला जान ने बताया था कि जब तुम छोटे से थे और तुम्हारा पहला गुस्ल हुआ तो तहारत के बाद में तुम्हारी माँ जो है वो तुमको गोद में लिए हुए मुसल्ले पे कुछ कह रही थी। हम लोगों ने पीछे जाके सुना तो वो ये कह रही थी कि ए पालने वाले, अगर मेरे बेटे को दीन का खादिम और हुसैन का ज़ाकिर बनाना है और अपने क़दमों पे रहने के बाद अपना जो भी इसका अज़ूक़ा है वो ये ख़ुद अपने रिज़्क़ हलाल के तौर पे हासिल करे, उसके बाद अगर उसे इस मैदान में तुझे बढ़ाना है तो इसे ज़िंदगी दे, वरना तेरी अमानत है, आज ये उठा ले। वो जुमले मेरे कानों में घर करते गए और उसी जज्बे के तहत मैं शिया कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी दाखिल हुआ। शिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में भी मैंने BA भी किया और LLB भी किया और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टरेट की। मगर मेरा रुझान चूँकि मज़हब, इस्लामी अफ़कार और इस्लामी नज़रियात, इस्लामी फ़लसफ़ा, मैं हमेशा से मशरिक़ से मेरा ताल्लुक़ रहा है, फ़लसफ़ा मशरिक़ से। तो मैंने जो मेरा PhD का मौजू था उर्दू शायरी में अलामात करबला, इस हवाले से मैंने PhD की। और फिर मैं चूँकि नेट UGC का जो कंपटीशन है, और ख़ास तरीके से मैं नौजवान नस्ल से ये कहना चाहूँगा कि कंपटीशन से वो ना भागें। जो आपका एक सिलेबस है वो अपनी जगह, लेकिन जो आपकी मुसाबिक़ाती तालीम है, अगर कंपटीशन में नहीं आएंगे तो सिलेक्शन आपका मुश्किल हो जाएगा। चुनांचे मेरा बहुत अर्ली एज में, अभी मैं 21 साल का था कि मैं परमानेंट लेक्चरर बना दिया गया हायर एजुकेशन कमीशन से और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में मुझे मुरादाबाद में भेज दिया गया। मैं 8 बरस वहाँ रहा और वो आंगन, गागन, बान, करूले, राम गंगा जैसी 9 नदियाँ वहाँ रहा करती थी। उन नदियों में बहुत सारी खुश्क हो गई, 1-2 नदियाँ बची हैं, मगर वहाँ जो एक मेज़बानी की नदी है ना, वो जो वहाँ एक तहज़ीब की नदी है, वहाँ वो जो सोने को की तरह से पीतल को चमकाने का जज्बा है, उसमें मैं बहुत कढ़ गया। और झलाई, कढ़ाई, मढ़ाई के बाद में मुझे फिर लखनऊ याद आया
और लखनऊ ने मुझे फिर एक बार मौका दिया और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुंतखब हो गया। कहते हैं लखनऊ जो एक बार आ जाता है वो फिर यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता, तो कुछ ऐसे ही हुआ। अब यहीं पे थोड़ी सी ज़मीन ले ली। जाज़बियत है इस तरीके की कि जो यहाँ एक बार रह जाता है वो ये दोबारा मेरे लिए जाज़बियत है, हो सकता है और किसी के लिए ना हो। हाँ, चूँकि कई बातें हैं यहाँ। एक तो यहाँ 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोज़ों की शबी हैं। नवाबीन अवध का वो जो कंपोजिट कल्चर है, वो जो हमारी तहज़ीबी ज़िंदगी है, जिसमें बड़े सब्र और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारी जाती है। पहले आपका जो जज्बा है, यहाँ आज़ादारी में जिस तरीके से मज़हब और मसलक और रंग और नस्ल के इम्तियाज़ से बुलंद होकर सब लोग जो हमारी रूहानियत है, जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ तसव्वुफ़ है, जो कहीं ना कहीं भक्ति है, जो इमाम हुसैन का पैगाम है, वो इस सरज़मीन में कुछ ऐसा रचा बसा हुआ है कि वो घर कर जाता है। और मेरे ख्याल से आपके साथ भी यही मसला है। और तो इस वजह से अब हम लखनऊ आ गए। ये अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें वो लखनऊ मिल गया जिसने हमारी तरबियत की थी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, अगर अगला सवाल मैं आपसे इस तरह से करूँ कि ज़िंदगी को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए कि उस्ताद का कितना अहम रोल होता है, और वो उस्ताद, वो असातिज़ा जो आपकी ज़िंदगी को यहाँ तक पहुँचाने में आपके साथ शामिल हाल रहे, तो मैं उनका नाम भी जानना चाहूँगा और उनकी अहमियत भी। देखिए बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें इल्म को आगे बढ़ाती हैं, एक किताब और एक उस्ताद। किताब तो देखिए तीन इसमें ज़माने आ गए। किताब माजी है और उस्ताद हाल है और तालिब इल्म मुस्तक़बिल है। तो जब तक तीनों ज़माने एक साथ नहीं चलेंगे तब तक तो देखिए किताब से जो है, या अब तो किताब के और भी दूसरे माध्यम आ गए, दूसरे भी मीडियम आ गए हैं। मसलन आपके पास अब गूगल है और नेट है और फेसबुक है और पेज है, ये सारी चीज़ें। मगर याद रखिएगा, मैं अपनी तलबा से और नौजवानों से, यूथ से ख़ास तरीके से कहना चाहूँगा कि ये जितने भी ज़राए हैं, ये आपको नॉलेज तो दे देंगे, विजडम नहीं देंगे, वाह, है ना। तालीम तो दे देंगे, तरबियत नहीं देंगे। ज्ञान तो दे देंगे, ध्यान नहीं देंगे। शिक्षा तो देंगे, दीक्षा नहीं देंगे। तो इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं किताब, तालिब इल्म और मुअल्लिम, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सब चीज़ें एक साथ नहीं जुड़ेंगी तब तक काम नहीं चलेगा आपको। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे से लेके यूनिवर्सिटी तक अच्छे असातिज़ा मिले। मैं ख़ास तरीके से सबसे पहले उन असातिज़ा को सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे जलालपुर में कुरान करीम पढ़ाया, जिन्होंने मुझे थोड़ी बहुत गीता और वेदों से भी आशना कराया। हमारे जगन्नाथ साहब थे, हमारे टीपी मिश्रा जी थे वहाँ पे जलालपुर में, और मैं वहाँ जाफरिया नेशनल स्कूल था, वहाँ से मैं हाई स्कूल इंटर भी सब प्राइवेट करता रहा। ये सब मेरी पढ़ाई का हिस्सा रहा। वहाँ पे जलालपुर में एक मौलवी घाट है, मौलवी घाट पे एक पंडित जी बैठा करते थे, मैं उनके पास जाके बैठ जाया करता था कभी कभी थोड़े थोड़े। तो ये काम भी हमने किए। या जब हम खेलने वहाँ पर, वो एक तालाब है, तालाब के एक तरफ मिर्ज़ा गालिब स्कूल है, एक तरफ जो है वो मकतब इमामिया है। तो दीन और अदब का संगम हमारे यहाँ एक तालाब के ऊपर है। मैं उस तालाब को जो हमारा शिकागो का हसीन तरीन झील है उससे ज़्यादा खूबसूरत मानता हूँ, इसलिए कि वहाँ पे जब हम कौवे लड़ाते थे तो हमें उसमें एक सीख मिलती थी। फिर हम लोग वहाँ से चले जाते थे खेलने के लिए, गुलेने लिए हुए खेतों में, खलियानों में, बागों में, बगीचों में। तो हम देखते थे कि एक लकड़ी की 2 कड़ियाँ हैं और रबड़ के 2 फीते हैं और चमड़े का एक टुकड़ा है और कंचे है एक शीशे का। ये चारों की जिन्स अलग है, मगर इन चारों को एक रिश्ते में जब हम बांध देते थे तो उससे बंदरों को भगा लेते थे। मालूम हुआ 4 चीज़ें अगर मुत्तहिद हो जाएं तो बड़े से बड़ा बंदर भाग सकता है। तो जब बंदर भाग सकता है तो अंदर का शैतान क्यों नहीं भाग सकता है। तो फिर हमें इत्तेहाद का एक शऊर मिल जाता था। तो ये जो हमारे बचपन का एक मिजाज है, जो हमने बचपन में खेलते खेलते सीखा है। क्या होंगी? मतलब ये 4 चीज़ें तो आपने एक अलग तरीके से बताई। इत्तेहाद के लिए वो 4 चीज़ें क्या? इत्तेहाद के लिए मैं क्या अर्ज़ करता हूँ, मौलाए कायनात का एक कौल है, खुज़िल हक़ मिन अहलिल बातिल वला ताख़ुज़िल बातिल मिन अहलिल हक़ वकुनू नक़ादिल कलाम। अगर तुम्हें हक़ के पास अभी बातिल मिले तो छोड़ दो, और अगर बातिल के पास हक़ मिले तो ले लो और कलाम की तनक़ीद करने वालों में हो जाओ। शीशे को से कोई चीज़ मिल रही है, रबर से कोई चीज़ मिल रही है, लकड़ी से कोई चीज़ मिल रही है, तो जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें अडाप्ट कर लो ना। और जब उन्हें अडाप्ट करके एक साथ जमा कर लोगे तो फिर एक तीसरा इनकलाब पैदा हो जाएगा। उसमें मसले की कौन सी बात है। इसमें किसी भी मज़हब का आदमी हो, किसी भी जगह का आदमी हो, जो चीज़ उससे बेहतर मिले उससे आप सीख लीजिए। तो मैं चुनांचे किसी एक शागिर्द का, एक उस्ताद का शागिर्द यूँ नहीं रहा। फिर भी मेरे नाना ने मुझे शायरी का शऊर, उस्ताद बहुत सदरुल फाजिल थे वो, सुल्तानुल मदारिस से, और चूँकि उस ज़माने में मदरसे के लोग जो हैं वो तिब की तरफ जाते थे, तो उन्होंने FMBS भी किया था और वो हिकमत का एक रुझान था। तो उनके साथ मैं छोटा सा था, चूँकि मेरे सगे मामू नहीं, मेरी 4 खालाएँ हैं, तो उनको एक बड़े दिनों के बाद ये आसरा जाएगा कि शायद औलाद नरीना ना सही मगर एक नवासा जो है वो एक खलफ की शक्ल में मेरे पास आया। तो उन्होंने मेरी शऊर की उंगलियां थामी और मुझे जलालपुर की, अच्छा उनका एक बड़ा कारनामा था, उनका शेरी मजमुआ भी, उनके सुन्नी शिया
या हिंदू मुस्लिम बहुत सारे शागिर्द जलालपुर में हैं। उन्होंने मकतब में मैनेजर की हैसियत से पूरी ज़िंदगी उन्होंने तालीम पे ख़र्च किया और उसके बाद में गर्ल्स कॉलेज भी वहाँ पे खोला और एक अनीस लाइब्रेरी उन्होंने कायम की थी, जो कुछ मुझे याद है। और हमारे यहाँ एक स्टेज हुआ करता था इस्लामी तारीख़ पे 9 रबीउल अव्वल को, तो उस 9 रबीउल अव्वल के जो उन्होंने 14 ड्रामे लिखे जिसमें मुतवक्किल की पूरी तारीख़, उसको वो ख़ुद हिदायत करते थे, वो ख़ुद पेश करते थे। और उसके बाद जब पर्दा गिरता था तो इस्लामी तारीख़ी पस मंज़र में रंग और रोशनियों के ज़रिए से अपने लफ्ज़ों के सहारे उन्हें फिल भी करते थे और फिर वो तौहीद की बातें करते थे। फिर वो मुझे न्यूटन के बारे में बताते थे, मुल्ला सदरा के बारे में बताते थे। मुझे आता तो नहीं था मगर ये नाम मेरे जहन में पड़ गए थे कि कभी जब मेरा शऊर पुख्ता हो तो मैं उन्हें पढ़ सकूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे जो है उस विरासत में मिली, वहाँ से आगे बढ़ें। तो अब मेरे दादा जो थे वो बार बार करबला जाते थे, 6-6 महीने। मेरे वालिद साहब खुद करबला बचपन में 2-3 साल के थे, मेरे दादा लेके गए। अरबी उनकी बहुत अच्छी थी, तो करबला की बातें बताया करते थे। अब वो मरसिए जहाँ जाते थे रेलवे स्टेशन पे उन्होंने एक चादर बिछा ली और बैठ के वो मरसिए पढ़ रहे हैं और एक 20 लोग जमा हो गए, मजलिस हो गई। ये सब मैंने अपने बचपन में देखा। फिर वो सोच खानी के लिए जाते थे तो मुझे वो तकरीरें कराने ले जाते थे। चुनांचे मैं 8 बरस का था तो मैं मजलिसें भी पढ़ता था। रामलीला ग्राउंड पे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को तकरीरें भी करता था। वहाँ के MLA MPs भी आके मेरी तकरीरों को सुना करते थे। उसके बाद में दर्जा 2 में जब था तो मैंने एक अंजुमन मासूमिया जलालपुर में बनाई थी और उसमें शमीम हैदर नाम का एक मेरा दोस्त था, मेरा हमासरा हम जमात था, उसको मैंने नौहे के लिए मुंतखब किया था। तो उसमें यह था कि हमारे बुज़ुर्ग हमारी सरपरस्ती करेंगे लेकिन इस अंजुमन का मातमी भी मासूम होगा, उसके शायर भी छोटे छोटे होंगे। और वो पूरा दस्ता ऐसा था कि बड़ों की सरपरस्ती दूर दूर होती थी लेकिन फिर वो काम सब बच्चों के ही होते थे। उस ज़माने में मैंने 50 नौहे लिखे थे जो बाद में बहुत हिट हो गए। ये मेरे दर्जा 2 का कलाम लिखा हुआ है जो आज मीसम अब्बास जर्मनी वो न्यू जर्सी में पढ़ रहे हैं या और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। रोके सज्जाद से करती थी सकीना ये कलाम, क्या अभी दूर है शाम मेरे भाई मेरे बेकस मेरे मजलूम इमाम, क्या अभी दूर है शाम। ये मेरे उस बचपन के ज़माने की शायरी है। तो बचपन में हम लोग ये सब काम करते थे। तो फिर वहाँ से निकल के मैं लखनऊ में आया तो सरवर नवाब साहब के पास मैं यहाँ बैठ जाता था, फाला फाला यहाँ पे गिनता रहता था। थोड़ी बहुत अरूज़ और गर्दान आ गई, थोड़ा सा और हमारे असातिज़ा के साथ बैठते गए। फिर मैं और आगे बढ़ा, शिया कॉलेज में प्रोफेसर अशफाक साहब की सरपरस्ती मुझे हासिल हुई। एक पूरा सिलसिला है और अब भी कोई भी मुझसे ज़्यादा आलिम मिलता है मैं उसका शागिर्द बन जाता हूँ। दस्ते अदब जोड़ के मैं उससे सीखने के लिए 2 हर्फ अगर मेरे इस कशकोल में आ जाएँ तो मैं उसके लिए एहसानमंद होता हूँ। वाह, ये नाम जलालपुर एक नाम है जो अदब की दुनिया में ये ज़मीन का असर है कि वहाँ पे ऐसे लोग पाए जाते हैं या कुछ और चीज़ है? हाँ, अब आपने अच्छा सवाल किया। ये जलालुद्दीन अकबर का एक पूरा सिलसिला रहा है। तो जलालुद्दीन अकबर ने 2 पास पास की बस्तियाँ बसाई। जलालपुर जलाल से हो गया और फिर अकबरपुर उसी से मिला हुआ, अकबरपुर के बाद वहाँ। लेकिन जलालपुर में चूँकि एक तहज़ीबी माहौल अदब के लिए, उर्दू के लिए, ज़बान के लिए, आज़ादारी के लिए, ख़ास तरीके से मैं ये कहूँगा कि आज़ादारी के लिए हो सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े नाम आए लेकिन जलालपुर आज़ादारी के हवाले से सबसे पहले वो नाम आता है। और अब मैं नई नस्ल से बहुत मुतमईन हूँ कि हमारे यहाँ एक साथ 5-5 लड़के MBBS में उस गुरबत के माहौल में निकल के आए हैं। इंजीनियरिंग की दुनिया में हमारे यहाँ से आए। बल्कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब तो कभी कभी जलालपुर को जमालपुर कहते हैं कि इल्मी तौर पे इतना जमाल वहाँ पे मौजूद है। और एक बहुत मुस्बत सोच आई हमारे यहाँ। कभी कभी होता है, ठीक है, सबकत का जज्बा होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। तो अंजुमन बाजी जो जलालपुर की थी वो अंजुमन बाजी ख़त्म होकर अंजुमन साजी में बदल गई है और आज सारे बच्चे एक साथ मिल के हम लोग जाते हैं। अब ये हमारे यहाँ मई जून में एक ना एक प्रोग्राम ज़रूर होगा तालीम और तरबियत के लिए कि हमें कैसे कंपटीशन बीट करना है, हमें बच्चों को कैसे अवेयर करना है। और जितने भी लोगों को वक्त मिल सकता है वो अपना MBBS जैसा मसरूफ़ आदमी या इंजीनियर है कोई या कोई और सिविल सर्विसेज में है, वो सब जाते हैं वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा बच्चों को, आने वालों को हौसला मिलता है कि ये भी हमारे समाज से उठ के गए। ये चीज़ें थोड़ा सा अब भी वहाँ पे वो जुड़ाव है। अभी वो वहाँ की जो धूल मिट्टी में मोहब्बत और कशिश, वो जो कस्बाती ज़िंदगी में होती है। अगर आप जलालपुर के किसी आदमी से मेरा घर पूछेंगे तो वो आपको पता नहीं बताएगा, घर तक पहुँचा के आएगा। ये तहज़ीब अब भी वहाँ कम से कम है। वो चाहे हमारी गुरबत की वजह से कह लीजिए या चूँकि हम लोगों के यहाँ भी वो कॉम्प्लेक्स वो नहीं आया है। तो ये अच्छा, ये बातें होनी चाहिए। जब इंसान कॉम्प्लेक्स में जीने लगता है कि मैं ही सब कुछ हो गया, वहीं से उसका ज़वाल शुरू हो जाता है, वहीं से उसकी एक मौत शुरू हो जाती है ना। आप जहाँ पे हैं वहाँ ठहरिए और उसके बाद में देखिए, कोई भी आप अपनी फील्ड में मोहतरम हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपका कैमरा लिटरेचर है मैं उसमें ज़ीरो हूँ और जो मेरा अपना लिटरेचर है आप उसमें मेरे बराबर नहीं है। तो आप अपनी फील्ड के मोहतरम, अपनी फील्ड के मोहतरम हैं। एक दूसरे को आप साथ में लेके चलिए, ना किसी के पीछे चलिए ना किसी को पीछे चलाइए, सबको साथ लेके चलिए, कामयाब रहेंगे। मतलब वो सेंटेंस सबका साथ सबका विकास
उस पर तो क्या, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगर सबका साथ सबका विकास की बात है तो जो कहे उस पर अमल भी करे आदमी। खैर डॉक्टर साहब, अगला जो सवाल है, शायद मैंने बहुत पहले भी आपसे ये सवाल किया था जी। अगर ये नाम ये होता कि उस ज़माने में सिविल सर्विस में कंपटीशन बीट करते तो मुझे तो यकीन था कि आप कर लेते। तो क्या आपको लगता है कि अभी आप मुतमईन हैं सिविल सर्विसेज के जाने से ज़्यादा? हाँ, देखिए, एक चीज़ है, जब तक आपको इत्मीनान नहीं होगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। देखिए, मेरी ज़िंदगी आपके सामने है। अतर भाई, रोशनी हॉस्टल में आप रहते थे, मैं सुल्तान दारिस में था, एक दीवार का फासला था। हम लोग आते थे तो हमने वाला हम पे आला हो जाते थे, एक ही होटल पे हम लोग नाश्ता करते थे। लेकिन उस ज़माने में आपको याद होगा, मैं LLB करने के बाद PCSJ का मैंने प्री निकाल लिया था। लेकिन उसके बाद में मैं उसके इंटरव्यू में यूँ नहीं गया कि मेरा सिलेक्शन हायर एजुकेशन में हो गया। फिर मेरी वालिदा ने वही बात कही कि चूँकि तुम्हारे अंदर, अच्छा एक बात यही होनी चाहिए, वालिदैन को अपने बच्चों की उस हिडन टैलेंट पे तवज्जो देना चाहिए कि वो किस फील्ड में जा सकता है। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर, जी जी, ये सवाल है, क्योंकि आजकल ख़ास तौर से वालिदैन के अंदर एक चीज़ आती है कि हमारा बच्चा जो है, जो वो खुद तवक्को करते हैं वो बच्चा बन जाए। नहीं, उसमें 3 चीज़ों को देखिए, अगर 3 मुसल्लस बन जाता है। नंबर 1 ये कि वालिदैन या असातिज़ा पहले बच्चे में देखें कि उसके अंदर कौन सी सिफ़त है। उसके लिए आसान सा तरीका है, हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया, अब देखिए उसके 5 सब्जेक्ट में या इंटर में 5-6 सब्जेक्ट में कौन से में वो नंबर ज़्यादा अच्छा ला रहा है। और फिर उसका रुझान देख लीजिए घर में किस तरह का काम करता है, बार बार वो नेट पे जा रहा है या दवाओं को पढ़ पढ़ के देख रहा है कौन सी दवा है, आदमी को देख के चेहरे फेस का रीडिंग कर रहा है, या लिटरेचर एतबार से बार बार में उसे मीर और गालिब याद आ रहे हैं। उससे आप कोशिश कीजिए कि उसके अंदर क्या है, नंबर 1। नंबर 2, खुद उसकी मर्ज़ी लीजिए, ज़बरदस्ती उस पर थोपिए नहीं तुम्हें ये करना है। नंबर 3, वक्त का तकाजा आप देखिए कि वक्त की ज़रूरत क्या है। इन तीनों से एक रिज़ल्ट निकाल लीजिए और फिर उसे आप आगे बढ़ा दीजिए। तो मेरी मादर गिरामी ने, जो बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी की पढ़ी नहीं, मगर मेरे नाना से जो विरासत मिली, और देखिए हो सकता है बाज़ बच्चे 3-4 किताबें पढ़ने के बाद अपनी वालिदा को जाहिल कहने लगें, लेकिन हमें तो रसूल ने कहा कि तुम्हारी पहली आगोश तुम्हारी माँ की जो है वो माँ की आगोश है, वही तुम्हारी यूनिवर्सिटी है। तो मेरी मादर गिरामी ने मुझसे कहा, बेटा एक बात मान लो, ये तुम जिधर जाना चाह रहे हो सिविल सर्विसेज की तरफ, या ये तुम अगर कहीं जज वज भी बन गए तो तुम्हें इतनी मोहलत नहीं मिल पाएगी, तुम फ़र्श आज़ा पे जा सको, उस तरीक़े से ज़दारी कर सको, उस तरीक़े से तुम खिताबत कर सको, उस तरह से तुम शायरी कर सको। इसलिए अब तुम्हारा सिलेक्शन तकर्रुर हो गया है और हायर एजुकेशन ने तुम्हारा तकर्रुर किया है, इसलिए तुम इसी लाइन में आगे बढ़ोगे तो फिर इसमें वही काम करने का मौका मिलेगा। तो वो चीज़ें मेरे जहन में आ गईं और फिर मैं आगे बढ़ा। जब शऊर मेरा पुख्ता हुआ थोड़ा सा, अभी तो बिल्कुल कुंदे तराशू में, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि ये दीन और दुनिया का इम्तियाज़ ही अपने आप में गलत है। ना इल्म दीन कोई चीज़ है, ना इल्म दुनिया कोई चीज़ है। असल में सारा मामला नीयत का है। वाह। अगर आप, यही टेलीविज़न है मिसाल के तौर पर, आप टेलीविज़न को दुनिया कहेंगे ना, चैनल को दुनिया कहेंगे, लेकिन आपने उसी चैनल को दीन बना दिया ना, आपका मिशन बदल गया। तो उस दुनिया को दीन बदलने में कितना वक्त लगा। और अगर आप एक दरसे निज़ामी से पढ़े हुए मदरसे के तालिब इल्म को ला के चैनल पर बैठा दीजिए और वो अपने शोहरत की वजह से जाने क्या क्या करने लगे, इस्तेसाल करने लगे, तो उसकी दुनिया को, उसके दीन को दुनिया बनने में कितना टाइम लगा। नमाज इंसान पढ़ रहा है, आपको कदम जैसे ही मस्जिद में पड़े उसकी क़िरात की आवाज़ बुलंद हो गई कि महल्ले वाले मुझे देखें, नमाज जो जन्नत में ले रहे थे वही जहन्नम में फेंक देगी। आप मर्सिडीज़ से जा रहे हैं, एक बीमार को हॉस्पिटल में आपने पहुँचा दिया, वही आपका जो दुनिया है वही दीन हो गई। तो मेरे ख़्याल से ये दीन और दुनिया, आप केमिस्ट्री पढ़िए, आप फिज़िक्स पढ़िए, अगर उससे आपका मकसद समाज की खिदमत करना है, तालीमात अहले बैत को आम करना है, तो वही दीन है। और अगर आप सब कुछ पढ़ने के बाद में, दीन पढ़ने के बाद में दीन के काम नहीं आ रहे हैं, उससे दुनियादारी कर रहे हैं, सियासी मकासद वसूल कर रहे हैं, तो वही तो दुनिया हो गया। मेरे ख्याल से ये हमारी तारीफ़ जो है वो डिफिनेशन थोड़ा सा बदलनी चाहिए हमें अपने आप। दुनिया है, जो दुनिया है वही दीन है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। सोच का फ़र्क है। डॉक्टर साहब, अब लिटरेचर की दुनिया बहुत वसी दुनिया है, और उर्दू अदब ख़ास तौर से मेरा अपना मानना ये है कि उर्दू शायद ख़त्म हो जाती कि अगर इसका साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ न मिला होता। बेशक बेशक। ठीक। अब इस दुनिया में एकेडमिक में जाने के लिए, ख़ास तौर से उन तलबा के लिए, वो कौन कौन सी चीज़ें बहुत अहम हैं कि जो इस फील्ड में चाहे जाए कि वो PhD करें या उससे पहले भी, वो कौन कौन सी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं कि जिसका ध्यान रखना चाहिए एक स्टूडेंट को, तालिब इल्म को 12th के बाद? हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात आपने, एक तो आपने सवाल किया कि इमाम हुसैन का इसका ताल्लुक। देखिए उर्दू तो आज़ादारी की ज़बान है, पहली इसकी किताब ही करबल कथा है, फजली की दह मजलिस है, तो उर्दू हमारी तहज़ीब की ज़बान है।
तो हमें तहज़ीब तो अपनानी चाहिए, लेकिन वो जो हमारा सहलसानी फार्मूला है कि अगर हमको उर्दू के साथ आगे बढ़ना है तो एक बैनुल अक़वामी ज़बान भी हमारे साथ में होनी चाहिए। कम से कम एक बैनुल अक़वामी ज़बान को साथ में जब आप लेके चलेंगे तो आप उससे वो मक़ासिद भी, वो मसाइल भी हल करेंगे। मिसाल के तौर पे जब आप यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में जाते हैं, बीए का टेस्ट देते हैं एंट्रेंस पास करने के लिए, तो उसमें आपके पास उर्दू के 1-2 सवाल आएंगे, बाकी तो आपके जनरल नॉलेज आएंगे, बाकी आपके पास सोशल साइंस से आएंगे, आपके पास सवालात साइंस से आएंगे, थोड़े बहुत फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी आएंगे, थोड़ा सा आपके पास जो है वो और भी यूजीसी के करंट अफेयर्स के सवाल आएंगे। तो उतना तो अवर आपको रहना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक बात। और दूसरे ये कि जो हमारे यहाँ मुसाबक़त की चीज़ें हैं, कंपटीशन की चीज़ें हैं, उसको भी आप उर्दू के साथ भी, मेरे पास 2 मिसालें हैं। सुल्तान मदारिस में हम लोग थे और एक फ़िज़ा बनाई थी कि MBBS भी हम ही से, इसलिए कि ये बड़ा इल्ज़ाम हो गया था कि मदरसे वाले साहब कुछ नहीं करते, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सैम इमाम सैम सादात का गलत मसरफ़ करते हैं और ये करते हैं। हालाँकि ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी स्पिरिट में दीन होना चाहिए। जो बात मैंने कही कि हमको दीन की खिदमत करनी है कहीं भी जाने के बाद। मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में गया, लेकिन मेरी वालिदा ने ये दुआ मांगी कि मैं अपना आज़ूक़ा दुनिया से हासिल करूं मगर खिदमत दीन की करूं। चुनांचे आज कोई ये बात नहीं कह सकता कि मैं किसी से किसी भी मामले में मजलिस, महफिल या ज़िक्र के लिए कोई मुआहदा करता हूं, कोई तय तोड़ करता हूं। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अब जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि हम लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि मदरसे वाले कुछ नहीं करते, जबकि पूरी दुनिया को जो कुछ दिया वो मदरसे वालों ही ने दिया। ताजमहल मदरसे के तालिब इल्म ने दिया, APJ अब्दुल कलाम मस्जिद से एक निकल के आया, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाहिर इब्न हय्यान इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म है, और वो यूनिवर्सिटी जो मस्जिद में कायम थी, तो ये सब मस्जिद ही से निकल के गए, तो फिर हम लोग मदरसे से क्यों ना हो सके। अबू अली सीना देखिए यहाँ से निकल के आए, तो हमारे सुल्तान मदारिस से भी कुछ बच्चे ऐसे निकल के आए, MBBS भी हो गए। आप ये देखिए एक हमारे यहाँ मुख्तार मोहसिन, वो सिविल सर्विसेज में आए, लेकिन एक फ़र्क के साथ, अभी मुख्तार मोहसिन जो हैं उन्होंने अपनी तैयारी अंग्रेज़ी में ही की, मदरसे के तालिब इल्म ज़रूर हैं, मगर मेरे सामने एक नाम ऐसे मशरफ़ का है जिसने उर्दू मीडियम से ही इम्तहानात दिए। तो उर्दू में अभी उर्दू की जो एबिलिटी है, उर्दू की कैपेबिलिटी है, उर्दू के जो वसात है, उर्दू की ज़बान की क़ुव्वत का अंदाज़ा वो अभी दुनिया नहीं कर सकी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने आपके सिविल सर्विसेज, लॉ, साइंस सारा निसाब उर्दू में बना दिया। तो उर्दू ज़बान नहायत पुरक़ुव्वत है, लेकिन अभी ख़ास तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल होने के बाद भी जो उर्दू के हुकूक़ मिलने चाहिए थे वो हनूज़ नहीं मिल सके। वो सारी चीज़ें अगर हो जाएँ तो फिर बहुत कामयाब हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसा तालिब इल्म चाहिए जो एक बैनुल अक़वामी ज़बान भी जाने, उर्दू ज़बान भी जाने और असरी मसाइल से भी आ गई हो, ताकि वो जो हमारे टर्म्स आ रहे हैं, सरकारी टर्म्स आ रहे हैं, मेडिकल साइंस के टर्म्स आ रहे हैं, उन इस्तिलाहात को वो समझ सके। और ख़ास तरीके से आपके लगी हुई है मुहज़्ज़बुल लग़ात जैसी किताब अदब में आई थी, इस तरीके के एक इंसाइक्लोपीडिया की इस वक्त बहुत ज़रूरत है जो हमारी सारी टर्मिनोलॉजी को, सारी इस्तिलाहात को उर्दू वालों के सामने रख सके। वो हमारे हिंदुस्तान में एक बड़े काम की अभी नहायत बहुत ज़रूरत है। कलीमुद्दीन अहमद का काम अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो है एक शदीद काम की ज़रूरत है। उर्दू का एकेडमिक के इस पोजीशन पर लाने के लिए जो नहीं है इस वक्त, उस पर आप किसको ज़िम्मेदार ज़्यादा मानते हैं? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सवाल जो है वो 1947 से ही शुरू हो गया था जी। ये 70 साल पुराना सवाल है। ये कोई ज़बान जो है वो 1-2 दिन में नहीं मरती, ये 70 साल का पॉइज़न है जो अब असर कर रहा है। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उर्दू मीडियम के जो स्कूल्स थे, उर्दू ज़बान, मैं ख़ुद उर्दू ज़बान में पढ़ के आया, लेकिन आज हमारे लखनऊ में आप मुझे बताइए उर्दू मीडियम स्कूल्स कहाँ से हैं? जब बच्चा वहाँ से पढ़ के नहीं गया तो हाई स्कूल में कहाँ जाएगा? जब हाई स्कूल में नहीं गया तो ग्रेजुएट में कैसे जाएगा? ग्रेजुएट में नहीं जाएगा तो MA में कहाँ से जाएगा? वो तो दरस निज़ामी से कुछ बच्चे हमें मिल जा रहे हैं। तो हमारे जो उर्दू के जो चलन था वो पहले तो यूँ सरकारी सतह पे ख़त्म हुआ, फिर उर्दू में दरख्वास्तें देना लोगों ने बंद कर दी, उर्दू में मसाइल सुनना सुलझाना, फिर उर्दू में नुस्खे हकीमों के जो हुआ करते थे आज कोई पढ़ने को तैयार नहीं, हमारी अदलिया में जो उर्दू की ज़बान थी आज कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो ये मिल के पूरा असर हुआ है। तो जब तक मिल के हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, और अब हमने एक दूसरे को इल्ज़ाम देने की हद इतनी ज़्यादा कर दी कि सिर्फ हम इल्ज़ाम ही देते रहेंगे, वो ये नहीं करते, हुकूमत कुछ नहीं करती। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। पहला सवाल मैं पूछता हूँ, आपके यहाँ उर्दू का अखबार क्यों नहीं आता? अच्छा, अब जब उर्दू का अखबार नहीं आएगा तो रीडरशिप कम होगी, तो जब रीडरशिप कम होगी तो फिर उर्दू वालों की अर्निंग नहीं होगी, तो उनके पास जो टैलेंट हैं, जो जिनको वो सैलरी अच्छी नहीं दे पाएंगे, तो पता चला कि उर्दू में ख़बर भी 3 दिन के बाद आती है।
जो खबर आज आपको हिंदी में, अंग्रेज़ी में मिल गई, हिंदी में मिल गई, उर्दू में 3 दिन के बाद वही छप रही है। अब आपको तसल्ली वहाँ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मिल के अखबार वाले कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं आते, टैलेंट जो है वो कहते हैं हमारे पास मुलाजिमत नहीं, हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। तो मंत्रों को तंत्रों से जोड़ने की ज़रूरत है, एक राब्ता करने की ज़रूरत है, हमें वैसे टैलेंट निकालने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को थोड़ा सा लैस करने की ज़रूरत है। और ये बात मैं उर्दू के तालिब इल्मों से ख़ास तरीके से कहना चाहूँगा कि अब इस बात को वो भूल जाएं कि हमें यही पढ़ेंगे तभी कामयाबी होगी। कुछ भी पढ़ें आप, बात परफेक्शन की होनी चाहिए, बात कहीं ना कहीं कंप्लीट नॉलेज की होनी चाहिए, बात एक्सीलेंट की होनी चाहिए। आप लकड़ी का बर्तन, लकड़ी का सामान और मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दीजिए, लेकिन एक मैसेज चला जाए कि पूरी दुनिया में मिट्टी का बर्तन फलां शख्स से अच्छा कोई नहीं बनाता, आप देखिए अमेरिका लंदन में आप बुलाए जाएंगे। आप उर्दू की पढ़ाई करिए, मगर ये मैसेज चला जाए कि आपका लब व लहजा ऐसा है जो मुतासिर करता है। आप देखिए आज उर्दू की ज़बान पे हम लोग पूरी दुनिया का सफ़र कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो परफेक्शन जो आपको भी, वही जो अल्लामा इकबाल वाला शेर है, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम जहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो जिस फील्ड में, जिस मैदान में आप जाएंगे, भाई सब्जेक्ट से क्या होता है, मेडिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं, MBBS का कंपटीशन आप निकाल नहीं पा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो कैसे आप तरक्की कर लीजिएगा। वहाँ परफेक्ट होंगे तब आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो आप एक मामूली सा काम ले लीजिए, दीवार की पेंटिंग ले लीजिए, आप पेंटिंग कीजिए, मगर ये हो जाए कि साहब ऐसी पेंटिंग कोई नहीं करता, आप कमाल देखिए, आप खुद अपनी जगह पे अपनी कंपनी बना लेंगे, अपनी फैक्ट्री बना लेंगे, अपनी एजेंसी बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप वक्त की ज़रूरत बन जाइए, और सब इंसान के बस में है। यह हमारे नौजवान के पास अगर ये गुण आ जाए तो कभी फ्लॉप नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब, शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी, अगर हम इससे सवाल करें कि ये अभी तक इसने क्या कदम उठाए हैं और आने वाले गुज़िश्ता दिनों में क्या कदम उठाने जा रहा है जो हमारे नौजवानों के लिए भी एक फ़ायदेमंद हो और उनको अपने कैरियर के लिए उर्दू अदब की तरफ बढ़ने में मदद हासिल हो सके। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने। हमारा शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी तकरीबन हम अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। और जब से लखनऊ यूनिवर्सिटी है तब से, चूँकि लखनऊ का ये शोबा है और ये लखनऊ के शोबे उर्दू की एक अजीम रवायत, बड़ी शानदार रवायत रही है। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, प्रोफेसर आले अहमद सरूर, प्रोफेसर शबीउल हसन, एक पूरा सिलसिला रहा है, गैलेक्सी एक कहकशां रही है। वो ज़माना और था, वो अदब का ज़माना था, मीर गालिब अनीस से ही काम होता था। लेकिन अब जो हमने तब्दीलियों का तकाजा देखा है तो उसमें तो हमने एक तो लैंग्वेज लैब का हमारा पहला सिलसिला शुरू हो गया, तो उसके ज़रिए से हम उस लैंग्वेज लैब के ज़रिए से किसी भी दुनिया के प्रोफेसर का लेक्चर अपने बच्चों को सुना सकेंगे और अपना लेक्चर पूरी दुनिया में हम डाइवर्ट कर सकेंगे। ये हमने लैंग्वेज लैब शुरू की है और अभी हम इस जुलाई में 3 मंजिला इमारत बनाने जा रहे हैं और हमारे पास MA में ख़ास तरीके से लगभग 150 तालिब इल्म आते हैं। तो हम उनको 3 डिसिप्लिन में तकसीम करने जा रहे हैं। एक डिसिप्लिन लिटरेचर की होगी जो हमारी कदीम है, अजीम है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। मीर और गालिब, अनीस और दबीर को पढ़े बगैर हम जो है वो उर्दू अदब का हक़ नहीं अदा कर सकते। लेकिन ये एक डिसिप्लिन है। वक्त का एक तकाज़ा और है, एक तकाज़ा वो है जिस पे आप बैठे हुए हैं। सिर्फ मीर और गालिब को पढ़ के कैमरा कैसे चलता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, कहाँ कट हो जाएगा, कहाँ से कौन सी टेक्निक आप ले आएंगे, तो ये भी जानना चाहिए। तो या ट्रांसलेशन का मसाइल इसमें आते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ, मास काम से जुड़ा हुआ जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम एक डिसिप्लिन में डालना चाह रहे हैं। तो डिग्री हमारी MA उर्दू की होगी मगर डिसिप्लिन हम बदल देंगे। डिसिप्लिन में एक हम लिटरेचर रख देंगे, एक हम मास काम रख देंगे और तीसरी, चूँकि हम अवध में हैं, हम लखनऊ में हैं, हमारी तहज़ीब बहुत रिच है। जो हैसियत यूनान में, यूनान, मिस्र, रोम, काबुल, काहिरा, बाबुल, मेसोपोटामिया को रही है, वही हैसियत पूरे बर्र सग़ीर में लखनऊ को रही है। तो हमारी अपनी एक तहज़ीब है, हमारी शेरवानी, हमारा अंगारखा, हमारी दोपल्ली, हमारी चौगोशिया, हमारी हशगोशिया हैं, हमारे चूड़ीदार पैजामे और हमारे दरो दीवार, गुंबद, मीनार, ख़ासदान, पानदान, गलियाँ, हुजरे, दस्तरखान, हमारी शीरमाल, हमारा कबाब और हमारी ये फ़र्श अज़ा, मीर मजलिस, मेंबर, मेहराब, ये सारी हमारी एक तहज़ीब है। इस तहज़ीब पे हम एक पूरी डिसिप्लिन पढ़ाना चाहते हैं ताकि लखनऊ का तालिब इल्म लखनऊ की तहज़ीब के साथ में दुनिया को रिप्रेजेंट कर सके, लखनऊ को। तो ये हमारी तीसरी डिसिप्लिन हो जाएगी। तो डिग्री एक होगी, डिसिप्लिन 3 होगी। उसके लिए हमें एक पूरा कलेक्शन देना होगा। वो अनीस का लिबास भी हम वहाँ रखेंगे, वहाँ हम अनीस का मेंबर भी रखेंगे, वहाँ हम अपनी तहज़ीब भी रखेंगे ताकि वो चीज़ें, आप जाइए लंदन में चले जाइए, लखनऊ की पूरी तहज़ीब वहाँ म्यूज़ियम में रखी है और लखनऊ में नहीं मिल रही है। ये हैरत की बात है। आप देखिए, मैं वहाँ
चर्चिल के घर पे गया, मैं वहाँ जर्मनी में गोएटे के घर पे गया। गोएटे की एक एक इबारत, गोएटे के जितने तर्जुमे जिस ज़बान में हुए उसके पास हैं। हमारे पास अनीस का सरमाया क्यों नहीं महफूज है? तो ये एक कोशिश करनी चाहिए। तो मैं अभी तक यूनिवर्सिटी की सतह पे तो नहीं कर सका, मगर मेरी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में मैं इस कैमरे के ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से, खदीजा टीवी के ज़रिए से ये पैगाम नई नस्ल को देना चाहता हूँ कि उर्दू लिटरेचर की तकरीबन 6-7 हज़ार किताबें मेरे पास अपनी हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो जिस तालिब इल्म की ज़रूरत हो, मेरा दरवाज़ा 24 घंटे किसी भी तालिब इल्म के लिए खुला हुआ है। वाह डॉक्टर साहब, इस सवाल का बहुत मुख्तसर जवाब, अब्बास रज़ा नैयर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं दुआ तो करूँगा कि हर कोई अब्बास रज़ा नैयर बने, लेकिन मेरी अभी हैसियत क्या है जो हर कोई बनना चाहे, मुझसे आगे की चीज़ बने, और जो उसके अंदर सलाहियत है वो बन जाए कि लोग कहें कि अब ये बने। तो एक तालिब इल्म के अंदर जो अपनी सलाहियत है वो बनना चाहिए। हाँ, एक बात यह है कि चूँकि मेरे साथ जो मसाइल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि गुरबत बड़ी रुकावट बनती है, लेकिन याद रखिएगा गुरबत और ज़हानत अगर दोनों एक साथ मेहनत के साथ जमा हो जाए तो इनकलाब पैदा कर देती है। तो गुरबत को कभी रुकावट ना मानिए, बंदिशों को कभी रुकावट ना मानिए, कभी भी नफ़रतों को रुकावट ना मानिए। पॉजिटिव सोच के साथ, मुस्बत सोच के साथ हमारा तालिब इल्म आगे बढ़ता रहे, मगर एक मिशन बना ले, एक लक्ष्य बना ले। जैसे अर्जुन के तीर का लक्ष्य, अर्जुन के तीर को पढ़ाया जाता है, जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ के तीर, जैसे आपके देखे निशाने। अगर आप इस तरीके से एक मिशन बना लें तो मिशन कैसे नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि सरकारी जगहों पे जो है वो आपके साथ जो है वो ज़ातियाँ होती हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। 1-2 बार सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप में सलाहियत है तो 3 बार 4 बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर कहाँ से वो टैलेंट लाएंगे? अपनी ज़हानत पे और अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, आपका हक़ आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह आदिल है, वो खालिक है, वो राज़िक़ है। वाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम इंतखाब। शायद ये गुफ्तगू और जारी रखती क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। इस शेर के साथ, पता नहीं किसका शेर है कि अपनी लफ्ज़ों की सलासल पे भरोसा है इन्हें, लफ्ज़ों को फूल बनाने का हुनर जानते हैं। ये शेर शायद प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर के लिए छोटा होगा, इससे उम्दा भी शेर हो सकता है, लेकिन वो मुझे याद नहीं। इस दुआ के साथ कि नौजवान दोस्तों, अब्बास रज़ा नैयर साहब से कुछ तो सबक लीजिए और आने वाली ज़िंदगी में अपने कैरियर को चुनने में किसी तरह की और दिक्कत ना हो। इनसे सीखिए, सबक लीजिए और अपने कैरियर की उन बुलंदियों तक पहुँचिए जहाँ पर पहुँचने का हक़ है। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।